हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एचपी मिथ एजुकेशंस न्यू यूट्यूब वीडियो। आज के इस वीडियो में आज के दिन यानी कि 17 नवंबर को जो टैट आर्ट्स का पेपर कंडक्ट करवाया गया है उसका साइकोलॉजी पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। व्यवहार में शामिल है। द टर्म बिहेवियर इंक्लूड्स। ये सारी एक्टिविटीज जो हैं उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पद्धति में व्यक्ति के मानसिक विकारों का अध्ययन किया जाता है। जितने भी उसके मेंटल डिसऑर्डर होते हैं वो किस मेथड से ज़्यादा अच्छे से स्टडी किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है 2 से 3 मेथड आपको हों जिनमें स्टडी की है, लेकिन सबसे अच्छा जो उसका एक मेंटल डिसऑर्डर है वो उपचारात्मक विधि यानी कि क्लिनिकल मेथड में जो है वो ज़्यादातर स्टडी बहुत अच्छे से स्टडी किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं का वर्णन करती है। यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है साइकोलॉजी की कौन सी ऐसी शाखा है, तो वो है विकासात्मक मनोविज्ञान यानी कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी ऑप्शन बी जो है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैक्षणिक मनोविज्ञान के बारे में सही नहीं है। शैक्षिक मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए जो है वो सही नहीं है। शैक्षिक मनोविज्ञान विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करने में मदद करता है, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है। शैक्षणिक मनोविज्ञान पारिवारिक वातावरण को सुधारने में भी मदद करता है, बिल्कुल नहीं, इसमें फैमिली से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं होती। शैक्षिक मनोविज्ञान सीखने की उचित परिस्थितियों की व्यवस्था करने में मदद करता है, बिल्कुल सही, सीखने की अच्छी से अच्छी सिचुएशन जो है आपको प्रोवाइड करवाता है। शैक्षिक मनोविज्ञान मूल्यांकन की उपयुक्त विधियों का चयन करने में भी मदद करता है, बिल्कुल सही। तो मतलब आपका ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे नॉट ट्रू यानी कि गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावाद का प्रतिपादक कौन है। स्ट्रक्चरलिज्म एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है और उसके जो फाउंडर है, उसके जो प्रोपाउंडर है वो आएंगे आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट रहेगा, विलियम बुंड। तो 5th का जो है वो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मानव के नैतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या मॉरल एस्पेक्ट को बताता है, तो वो आएगा आपका परा अहम यानी कि सुपर ईगो। जब ईगो और सुपर ईगो की बात की जाएगी तो बोला जाता है कि ईद हमारे प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, ईगो हमारे रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है और सुपर ईगो जो है वो हमारे मॉरल प्रिंसिपल पे काम करता है। तो 6 का ऑप्शन सी जो है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन यानी कि अब्स्ट्रैक्ट चिंतन की योग्यता जो है वो विकसित करता है। तो सबसे लास्ट जो डेवलपमेंट की स्टेज है जिसे बोला जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जब वो अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें के बारे में भी सोचना जो है अब्स्ट्रैक्टली भी सोचना शुरू कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो होगा वो ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति और सृजनात्मक अभिव्यक्ति में अंतर किस प्रकार के व्यक्तिगत विभिन्नताओं के उदाहरण है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के उदाहरण है। जब आप किसी व्यक्ति की तर्क शक्ति किस चीज़ से जुड़ी हुई है, दिमाग से। कल्पना शक्ति किस चीज़ से जुड़ी हुई है, दिमाग से। सृजनात्मक शक्ति अभिव्यक्ति किस चीज़ से जुड़ी हुई है, दिमाग से। यानी कि दिमाग यानी कि उसका मेंटल पावर या फिर उसकी मेंटालिटी, उसका दिमाग। तो यहाँ पे मानसिक भिन्नता आपका राइट हो जाएगा यानी कि मेंटल डिफरेंसेस जो हैं वो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 8th का ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव अभिवृद्धि के संबंध में सही नहीं है। फिर यहाँ पे नॉट ट्रू की बात की गई है कि क्या ऐसा कौन सा यहाँ पे ऐसी स्टेटमेंट है जो कि अभिवृद्धि यानी कि ह्यूमन ग्रोथ के लिए सही नहीं है।
तो यहाँ पे बोला गया है अभिवृद्धि केवल शारीरिक विकास तक ही सीमित होती है, बिल्कुल सही, हाँ जी, यहाँ तक ही रहती है, फिजिकल ग्रोथ तक ही होती है। अभिवृद्धि जीवन तक चलती रहती है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन सी है अभिवृद्धि विकास का एक ही उप प्रणाली है, बिल्कुल, एक उप प्रणाली है, सब सिस्टम है ये डेवलपमेंट का, और अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे ए, सी और डी जो हैं वो राइट रहेंगे, और आपका ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे गलत रहेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो ह्यूमन ग्रोथ होती है वो एक एज तक होती है, 18, 19, 20 की एज तक होती है, उसके बाद ये रुक जाती है। ग्रोथ मीन्स हमारी हाइट हो गई है ना, प्रॉपर हाइट तक हमारी प्रॉपर मसल डेवलपमेंट हो गई, ये सारी की सारी हमारी ग्रोथ दिखाती है। तो ऑप्शन नंबर 9 सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी जो है वो राइट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति में किसी विशेष प्रकार की गतिविधि के कुछ संभावित योग्यता होती है तो इसे कहते हैं, बोला यदि किसी व्यक्ति में किसी विशेष प्रकार की गतिविधि में कुछ संभावित योग्यता होती है तो उसे अभिक्षमता यानी कि एप्टीट्यूड कहते हैं। तो 10th का जो है वो ऑप्शन नंबर ए राइट यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि को मापने के लिए उपयोगी है। यहाँ पे बात की गई है कि ऐसा कौन सा मेथड है जो हमारी इंटेलिजेंसी को इंडिविजुअली मेजर करे, एक टाइम पर एक ही व्यक्ति की बुद्धि का परीक्षण किया जाए। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में व्यक्तिगत ही, इंडिविजुअली दोनों है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का चिंतन व्यक्ति द्वारा कुछ नया निर्माण करने की क्षमता से जुड़ा होता है। नया निर्माण करना मतलब कुछ नया क्रिएट करना, और आप कितने क्रिएटिविटी है, कुछ नया जब आप क्रिएट करते हैं तो आपको क्रिएटिव थिंकिंग का यूज़ करना पड़ता है, यानी कि सृजनात्मक चिंतन का प्रयोग करना पड़ता है। तो जब हमें कुछ नया निर्माण करना होता है तो हमें क्रिएटिव थिंकिंग अपनी दिखानी पड़ती है। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को स्कूल के सामान्य कार्य के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई होती है तो वो किस तरह का व्यक्ति है। बोला अगर कोई स्कूल में एक व्यक्ति, अगर ऐसा कोई बालक है, भले वो प्रतिभाशाली हो या कोई भी हो, पिछड़ा बालक हो, स्कूल में उसे सामान्य कार्य के साथ जो है वो सामान्य कार्य के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई होती है, तो इसमें जो है वो सबसे एप्रोप्रिएट पिछड़ा बालक ही लगता है, बैकवर्ड चाइल्ड ही होता है जो नहीं कर पाता। इंटेलिजेंस गिफ्टेड चाइल्ड भी हो सकता है, लेकिन गिफ्टेड चाइल्ड की रेशो ऐसा काम करने की बहुत कम होती है। वो भी गिफ्टेड चाइल्ड भी कई बार डिस्टर्ब हो जाता है जब उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, लेकिन ज़्यादातर सिचुएशन में बैकवर्ड बच्चे ही जो हैं वो सामान्य कार्य में तालमेल नहीं बिठा पाते। मतलब कि जर्नल एक्टिविटीज़ को भी, यहाँ पे जर्नल एक्टिविटी की बात की गई है, जर्नल कार्य भी नहीं कर पाते। वो कौन होते हैं? पिछड़े बालक होते हैं, क्योंकि उनका IQ 90 to 110 से कम होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एरिक्सन द्वारा वर्णित मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास का पहला चरण है। तो वो आ जाएगा विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। हमने अच्छे से ये थ्योरी अपनी लाइव क्लासेस में डिस्कस की थी और हमने कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है, और इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए एक शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा क्या काम है जिसमें किसी अध्यापक को इंडिविजुअली ध्यान नहीं रखना पड़ेगा हर स्टूडेंट का। देखो, उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करने के लिए उसे इंडिविजुअली ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड आता है विद्यार्थी की क्रियाओं को आवंटित करना, किस बच्चे को क्या काम देना है वो भी इंडिविजुअली उसको ध्यान रखना पड़ेगा। व्यवसायिकी विकास संबंधी गतिविधियों की योजना बनाने के लिए भी उसे इंडिविजुअली ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न पत्र यानी कि क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए उसे इंडिविजुअली ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। उसके लिए उसे सिलेबस अपने ध्यान में रखना पड़ेगा कि मुझे किस सिलेबस से कितना क्या पूछना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला बाहरी कारक नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा मानव अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाला बाहरी कारण नहीं है। यहाँ पे पूछा है कि इनमें से बाहरी कारण कौन सा नहीं है। तो माँ के द्वारा गर्भाधान के दौरान माँ का मानसिक स्वास्थ्य जैसा होगा बच्चे का भी वैसा ही होगा। तो मदर भी तो एक्सटर्नली फैक्टर हुई ना बच्चे का, तो ये भी सही हो जाएगा। भौतिक पर्यावरण भी बाहरी हो जाएगा और चिकित्सक देखभाल भी बाहरी हो जाएगा। लेकिन बच्चे का जो अपनी बुद्धि होगी, मेरे दिमाग में मेरी बुद्धि है, तो वो मेरा एक्सटर्नल फैक्टर इंटरनल फैक्टर रहेगा। एक्सटर्नल फैक्टर वो मेरा बाहरी कारण नहीं रहेगा, वो मेरा आंतरिक कारण रहेगा। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि कौन सा बाहरी कारक नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बच्चे की बुद्धि का जो स्तर है वो उसका बाहरी कारक नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित में से किस प्रकार की टेक्निक का प्रयोग कर सकता है। देखो, जो भी यहाँ पे बोला गया है, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उनको पहचानने के लिए टीचर क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है, किन किन टेक्निक्स को अपना सकता है। वो चाहे तो अभिभावकों और उसके मित्रों से भी पता कर सकता है, वो इंटरव्यू भी ले सकता है। इंटरव्यू में भी हम जो हैं वो अच्छे से अच्छा ढूंढ के लेके आते हैं, और वो इंटेलिजेंस टेस्ट भी ले सकता है। वैसे तो इनमें से अगर यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया होता तो इंटेलिजेंस टेस्ट रहता, क्योंकि उसकी इंटेलिजेंसी का पता चलता। लेकिन यहाँ पे उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी जो है वो राइट रहेगा। आगे अब बोर्ड वाले आंसर की में क्या डालेंगे अपने अकॉर्डिंग वो उन पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं। इंटरव्यू से भी इंटेलिजेंसी निकल के आएगी, अभिभावक और मित्र भी उसके क्या बोलेंगे, उसका जो इंटेलिजेंसी वाला एस्पेक्ट है उसके बारे में बताएंगे, और बुद्धि परीक्षण यानी कि इंटेलिजेंसी टेस्ट से भी उसकी इंटेलिजेंसी निकल के आएगी। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये वुडवर्थ की स्टेटमेंट है। 18 का ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं है। शिक्षार्थी की योग्यताएं, बुद्धि और इसका मापन, शिक्षा के लिए तकनीक पक्ष, उपरोक्त सभी। देखो, उपरोक्त सभी तो होगा नहीं कि यहाँ पे पूछा गया कि क्या शामिल नहीं है, तो उपरोक्त सभी तो नहीं होगा। उपरोक्त सभी का तो मतलब हो गया कि ये सारे ही शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। बुद्धि और इसका मापन करना होता है शैक्षिक मनोविज्ञान में। एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो है ये काम होता है कि वो बच्चे की इंटेलिजेंसी का पता लगाए, उसका मापन करे। शिक्षा के तकनीकी पक्ष, ठीक है, शिक्षा को किस तरह से बताया जाए, क्या क्या टेक्निकल चीज़ें उसमें यूज़ की जाए, इसमें ये भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का होता है। इसके साथ विद्यार्थी की विशेषताओं का पता करना भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का ही काम होता है। ठीक है, कोई बच्चा विशेषता क्या हुई उसकी मेमोरी कैसी है, उसका किसी बच्चे का जो है वो IQ कितना है, किसी बच्चे का कौन सा डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो उसकी विशेषताएं हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि इस बेसिस पे फिर इसका आंसर निकले कि कौन सबसे कम है। अगर इन तीनों की वैल्यू निकाली जाए तो सबसे लास्ट पे शिक्षार्थी की योग्यता आएंगी। पहले टीचर टेक्निक्स करेगा चूज, उसके बाद बुद्धि का मापन करेगा, और शिक्षार्थी की विशेषताओं के बारे में वो सबसे बाद में जानेगी एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा कि ये एजुकेशनल साइकोलॉजी के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। तो 19 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनात्मकता के बारे में सही नहीं है। यहाँ पे पूछा गया नॉट ट्रू। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि एक तो इसमें ऑप्शन डी राइट रहेगा, क्योंकि उपरोक्त में से सही नहीं, ये ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी के लिए ये चीज़ भी सही है और ये चीज़ भी सही है। लेकिन रचनात्मकता सार्वभौमिक होती है, ये भी सही नहीं है। क्रिएटिविटी इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब सब में होती है, क्रिएटिविटी सब में नहीं होती, सब क्रिएटिव चाइल्ड नहीं होते। जब हमने एक्सेप्शनल चिल्ड्रन पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें हम देखते हैं कि क्रिएटिव बच्चे अलग होते हैं और सब में क्रिएटिविटी नहीं होती। तो यहाँ इसमें ऑप्शन ए और डी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि कौन सा रहेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इसमें ज़्यादातर ऑप्शन डी ही राइट रहेगा, क्योंकि सबसे गलत तो यही बोल रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ये वाला ऑप्शन क्या है,
गलत है, क्योंकि ऑप्शन बी भी राइट है और ऑप्शन सी भी राइट है, तो ये बोल रहा है कि ये सारे ही गलत हैं ऑप्शन डी। तो इसमें ए और डी में जो है वो कंफ्यूजन है, तो ये आफ्टर आंसर की ही पता चलेगा कि क्या इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम डैश के व्यवहार में परिवर्तन लाती है, तो इसमें आएगा सभी जीवों के व्यवहार में परिवर्तन लाती है, तो 21 का ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी मनुष्य नश्वर हैं, करण मनुष्य है करण नश्वर है, ये डैश का उदाहरण है। बोला सभी मनुष्य जो होते हैं नश्वर होते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, आपका रूल बता दिया आपके पास कि आपके पास ये रूल है कि सभी मनुष्य जो होते हैं वो नश्वर होते हैं। तो इसी रूल को करण पे भी अप्लाई किया गया और बोला गया कि करण क्या है, नश्वर है। ये किस तरह का उदाहरण है, तो ये निगमन तर्क यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग का, जब हम रूल के थ्रू या फिर किसी रूल के थ्रू किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं, या फिर हमारे पास प्रॉपर नियम होते हैं बने हुए किसी चीज़ के, जब हम किसी चीज़ को उसके थ्रू सॉल्व करते हैं तो वो निगमन यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग में आता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने के लिए व्यवस्थित रूप से कोशिश करता है और कुछ नियोजित चरणों का पालन करता है, तो वो डैश का प्रयोग कर रहा है, तो वो है समस्या समाधान उपागम, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ट्रायल एंड एरर भी इसमें हो सकता है, लेकिन ट्रायल एंड एरर में किसी भी तरह के प्लान्ड स्टेप के बारे में बात नहीं की गई है। ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है आपकी, जब आप अप्रोचेस पढ़ते हो तो अप्रोचेस में प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से किसी भी समस्या को जो है वो हल किया जाता है। प्रोजेक्ट मेथड तो होगा नहीं, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक स्थिति में सीखना दूसरी स्थिति में मददगार है तो इसे कहते हैं, तो इसे कहा जाता है अधिगमनात्मक स्थानांतरण। 24 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी नहीं है, वो है विलियम जेम्स, क्योंकि विलियम जेम्स जुड़े हुए हैं आपके फंक्शनलिज्म से, और यहाँ पे पूछा गया है बिहेवियरिज्म के बारे में। बाकी तीनों के तीनों बिहेवियरिज्म से व्यवहारवादी हैं, विलियम जेम्स जो हैं वो फंक्शनलिज्म से जुड़े हुए हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की पहचान करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित में से किस टेक्निक का उपयोग कर सकता है। यहाँ पे पूछा गया है कि अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की पहचान करने के लिए, जो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज हो सकती है। तो यहाँ पर जो है वो सबसे सही जो यहाँ पे रहेगा वो ऑब्जर्वेशन ही रहेगा। इंटरव्यू से भी डिसेबल्ड चिल्ड्रन तो नहीं, इंटरव्यू से ज़्यादा देखा जाता है कि ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है और कम इंटेलिजेंट कौन है, तो कहीं अक्षमता उसमें इतनी नहीं देखी जाती, कौन ज़्यादा सक्षम है कौन थोड़ा सा कम है, इसके बारे में पता किया जाता है। तो इसमें आपको ऑप्शन डी भी राइट हो सकता है और ऑप्शन ए भी राइट हो सकता है, ये भी आंसर की पे ही डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का कौन सा नियम सीखने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए शिक्षार्थी की स्थिति का संकेत है, तो तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, जो उसको जो है वो क्या करता है, सीखने की प्रक्रिया के लिए उसको आगे लेके जाता है, ऑप्शन डी जो है 27 का राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों में सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए शिक्षक को डैश करना चाहिए, तो ऑप्शन बी करना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक जो है वो उनको यूज करनी चाहिए। बाकी दो तो आपको पढ़ने से पता चल जाएंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें नेगेटिव अप्रोचेस का यूज किया गया है, इस वाले ऑप्शन में भी और इस वाले ऑप्शन में भी, ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरस्कार डैश का उदाहरण है, जब आप किसी बच्चे को कोई रिवॉर्ड देते हो तो वो किस तरह का एग्जाम्पल क्रिएट करता है बच्चे के लिए, तो वो एक तरह से आपकी बाहरी मोटिवेशन बच्चे को देता है। कल अच्छे से पढ़ के आना, जो अच्छे से पढ़ के आएगा और अच्छे मार्क्स लेगा अपने टेस्ट में, तो कल मैं उसे चॉकलेट दूंगी, तो वो क्या हुई, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन दी मैंने, उसको मोटिवेट किया कि कल तुम्हारे को चॉकलेट मिलेगी, तो बाहरी अभिप्रेरणा वो कहलाएगी। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, यानी कि आपकी मेमोरी की जो प्रोसेस है वो उसमें शामिल नहीं है, तो प्रत्यस्मरण, धारणा, सीखना, रिकॉल, रिटेंशन, लर्निंग होता है, रिकंस्ट्रक्शन नहीं होता, उसमें हम पुनर्निर्मित करना उसमें नहीं होता है, तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट
रहेगा। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज़ आपके जो कि इस आज के पेपर में आए थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल एचपी मित एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।